Hello everyone, I Dr. V. Shrivastava welcome you on my YouTube channel MISCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे इलेक्ट्रोलिसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी तीन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम आज। हाँ, वैद्युत अपघटन क्या होता है, उससे संबंधित कौन कौन से नियम हैं और इसके फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युत अपघटन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक बताया था गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, यानी रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और दूसरे तरह का सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वह उसके फलस्वरूप सेल के भीतर केमिकल चेंज होता है। तो डिफाइन करते हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस हुई क्या। इलेक्ट्रोलिसिस या वैद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, और वह सेल जिसमें यह परिवर्तन होता है या ये प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। तो पहले मेंशन करते हैं the process in which a chemical reaction takes place by passage of electricity. The cells in which it takes place are called इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। यानी हम कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, वैद्युत अपघटन कहलाती है।
तथा ऐसे सेल जिनमें यह प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। तो हमने बताया कि वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, वो वैद्युत अपघटन कहलाती है। और जिस सेल में प्रक्रिया होती है उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो अब पहले आपको बताएं कि ये विद्युत अपघटनी सेल होता कैसा है। एक सेल बना करके देखते हैं इसमें, और उसकी सहायता से समझेंगे कि इसमें कोई प्रोसेस कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसमें। ये हम देख रहे हैं एक सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसे एनोड कहते हैं, और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसे कैथोड कहते हैं। ये ऊपर जो बना हुआ है ये हो गया ये बैटरी, जिससे सेल में हम डीसी करंट जो होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें हम दिखा रहे हैं आयंस, कुछ आयंस दिखा रहे हैं जैसे निगेटिव, ये दिखाया हमने यहाँ पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव दिखलाया और फिर एक पॉजिटिव दिखला रहे हैं। तो ये कुछ आयंस दिखाए हैं। ये निगेटिव आयन एनोड की ओर माइग्रेट कर रहा है और पॉजिटिव आयन जो होता है वो कैथोड की ओर माइग्रेट कर रहा है। तो इसमें है क्या, ये एक वेसल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखा हुआ है, विद्युत अपघटिका विलयन है, और इसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड को हम एनोड और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। और इन दोनों को एक्सटर्नल सर्किट में एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है वो एनोड से और निगेटिव एंड जो होता है वो कैथोड से जुड़ा हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट हो जाता है केटायंस और एनायंस में। अब जब करंट फ्लो करती है तो केटायन कैथोड की ओर और एनायन जो होते हैं वो एनोड की ओर माइग्रेट करते हैं। इसके फलस्वरूप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर केमिकल चेंज होता है और यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस या वैद्युत अपघटन। अब थोड़ा सा आपको बताएं कि एनोड पर जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण,
और कैथोड पर जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन, यानी अपचयन। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और दूसरे पर रिडक्शन होता है। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में होने वाला जो केमिकल रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बताया कि रिडॉक्स अभिक्रिया इसमें हो रही है। अब ये जो एनायन या केटायन जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद ये न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करें तो आयंस चेंज होता है न्यूट्रल स्पीसीज में। न्यूट्रल स्पीसीज में अगर ये प्रोसेस हुआ कि आयंस केवल न्यूट्रल स्पीसीज में चेंज हो गए तो ये प्रोसेस कहलाएगा प्राइमरी चेंज। लेकिन अगर ये न्यूट्रल स्पीसीज जो हैं इन न्यूट्रल स्पीसीज में कोई फर्दर चेंज होता है, आगे भी कोई परिवर्तन होता है, तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी चेंज। तो बताया कि इलेक्ट्रोड्स पर जब आयंस पहुंचते हैं तो वहां जाकर के वो न्यूट्रल स्पीसीज में चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अगर केवल न्यूट्रल स्पीसीज में बदल गए तो हम कहेंगे कि इसमें केवल प्राथमिक परिवर्तन या प्राइमरी चेंज हुआ। लेकिन ये न्यूट्रल स्पीसीज फिर आपस में कंबाइन करके कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करें तो हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। तो हमने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है, इस सेल में इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आयन किस इलेक्ट्रोड पर माइग्रेट करते हैं और वहाँ जाने पर क्या चेंजेज होते हैं, कौन सा रिएक्शन होता है। आपको बताया कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। यानी सेल में इलेक्ट्रोलिसिस के समय या वैद्युत अपघटन के समय जो रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया होती है या जो केमिकल चेंज होता है वह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो फिर से अब आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उसके कारण सेल के भीतर केमिकल चेंज होता है। तो ये हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होता है। ये हमने दिखाया आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसे आप जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या वैद्युत अपघटन के नियम, इन्हें हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये जो नियम हैं वो माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए और ये नियम जो इलेक्ट्रोलिसिस में होने वाले चेंज हैं, जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों पर आधारित है।
तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। There are two laws of electrolysis, यानी वैद्युत अपघटन के दो नियम हैं। There are two laws of electrolysis, वैद्युत अपघटन के दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ, यानी प्रथम नियम। तो प्रथम नियम आपको बताया कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी अंग्रेजी में हम कहें तो द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो लिख सकते हैं इसमें the amount of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolytic solution। तो ये लॉ हमने बताया कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त
पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। तो ये फर्स्ट लॉ हमने आपको बताया। लॉ आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने बताया आपको कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ या जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution। तो ये लॉ है। अब लॉ का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गणितीय कथन है, उसे हम लोग देखेंगे कि गणितीय कथन इसका क्या आता है। तो लॉ आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है कि विद्युत अपघटन का जब प्रोसेस होता है तो जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड्स पर होते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड पर हो सकता है कि कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा हो या किसी इलेक्ट्रोड पर कोई सब्सटेंस लिबरेट हो रहा हो। तो चाहे वो डिपॉजिट हो रहा हो या लिबरेट हो रहा हो, उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा यह डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में कितना चार्ज या कितनी क्वांटिटी आवेश की प्रवाहित हुई है। तो ये बताया कि फर्स्ट लॉ क्या है। अब इससे रिलेटेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखते हैं। तो लॉ आप नोट कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट, यानी मान लिया, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at electrode equals to small m। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान या जमा पदार्थ का द्रव्यमान तो ये हमने मान लिया m। प्रवाहित आवेश की मात्रा यानी द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी अमाउंट ऑफ चार्ज। Electricity means here is charge,
पास्ड इक्वल्स टू Q, यानी प्रवाहित आवेश की मात्रा। कह रहा हम इसको प्रवाहित आवेश की मात्रा, तो ये Q हो गया। तो बताया कि इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है या जो क्वांटिटी डिपॉजिट हो रही है वो m है, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास की गई यानी जो चार्ज पास हुआ उसकी क्वांटिटी Q है। देन according to this law, यानी कह सकते हैं, यानी इस नियम से तो क्या है, m प्रोपोर्शनल टू Q, यानी जो मास डिपॉजिट होगा वह क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू ZQ। तो ये बता दिया कि Z एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी Z क्या हो गया यही बता देते हैं। Z इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो बता दिया हमने इस लॉ के अनुसार कि m प्रोपोर्शनल टू Q और m इक्वल्स टू ZQ, जहाँ Z क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं उस सब्सटेंस का जिसका अमाउंट यहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब हमको एक चीज़ पता है कि जो Q है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो थोड़ा सा ये सेगमेंट हम यहाँ से हटा रहे हैं और आपको बताएं तो अब बताएंगे, चूंकि सिंस Q इक्वल्स टू I इंटू T, therefore M इक्वल्स टू ZIT। बताएंगे वेयर I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट RT इक्वल्स टू टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट हम ले रहे हैं एम्पियर में, और टाइम जो मेजर कर रहे हैं वो सेकेंड में।
तो ये बताया हमने लॉ के हिसाब से कि अगर m अमाउंट किसी सब्सटेंस का किसी इलेक्ट्रोड पर q कूलम या q क्वांटिटी चार्ज के फ्लो करने के कारण डिपॉजिट होता है, तो लॉ के अनुसार m प्रोपोर्शनल हो जाएगा q के, या m इक्वल्स टू जेड क्यू, जहाँ z एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चूँकि हमें पता है कि q इक्वल्स टू आई इंटू टी के होता है, करंट इंटू टाइम, इसलिए ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि यहाँ पर, तो जगह m इक्वल्स टू जेड आई टी। ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, m इक्वल्स टू जेड आई टी, जहाँ I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, और t जो है टाइम यानी समय है सेकेंड में। तो इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ ये चेंज करें, देखिए मेंशन करने जा रहे हैं क्या, हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़, यानी यदि I इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड तथा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये कंडीशन लगा रहे हैं कि I इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो जाए और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू जेड, तो हो जाएगा m इक्वल्स टू जेड के, यानी यदि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस पदार्थ के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जब विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में यदि 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक विद्युत अपघट्य के विलयन से प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो ये हमने आपको बताया कि ये जेड क्या है। जेड का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी हम कह सकते हैं इस तरह से कि अर्थात किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो विद्युत अपघट्य में एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर
मुक्त या जमा होता है। तो ये हमने बताया आपको जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का वो क्या है। तो फर्स्ट लॉ में हमने आपको बताया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q के। चूँकि q इक्वल्स टू आई इंटू टी, तो हम कह सकते हैं m प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी या m इक्वल्स टू जेड आई टी। तो I जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत धारा है जिसे एम्पियर में मेजर कर रहे हैं, और t यानी वो टाइम है जिसे हम सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि यदि हम I इक्वल्स टू 1 एम्पियर रखें और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड रखें तो m इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। यानी ये जेड यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस पदार्थ की वह मात्रा है जो उसके विद्युत अपघट के विलयन में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त होती है या जमा होती है, या कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर जो मुक्त होता है। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ हमने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। अब हम बताएंगे आपको सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या सेकेंड लॉ। नंबर 2 में हम लिख सकते हैं सेकेंड लॉ। यानी द्वितीय नियम। तो सेकेंड लॉ क्या बताता है, इसके लिए एक फिगर थोड़ा सा पहले बना लेते हैं, फिर लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये 2 हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। और इन इलेक्ट्रोडों को इस तरह से आपस में जोड़ दिया गया है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल 1 कह ले रहे हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल 2। इसको 1 कह रहे हैं, और ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल 2। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी वह दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में
समान समय के लिए फ्लो करेगी। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हो गए जो सीरीज में जुड़े हैं आपस में, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को, और इसमें करंट फ्लो की जा रही है। तो कह रहे हैं कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य के विलयनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, सेम करंट फॉर द सेम टाइम, यानी करंट का जो अमाउंट फ्लो करेगा वो दोनों में सेम होगा, जो टाइम होगा फ्लो का वो भी सेम होगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान, इसमें भी कोई न कोई सब्सटेंस लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, और इसमें भी कोई न कोई सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके विद्युत रासायनिक, उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। यानी when same amount of current is passed for the same time through the electrolyte solutions connected in series, the amount of substances deposited at the electrodes are proportional to the chemical equivalents of the substances। यानी हम कह सकते हैं लॉ को इस तरह से, when same electric current is passed for the same time through the electrolyte solutions connected in series, the amounts of substances deposited at electrodes are proportional to their chemical equivalents। तो कह रहे हैं जब समान विद्युत धारा समान समय के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। यानी अगर हिंदी में इसको कहें तो कह सकते हैं जब समान वैद्युत धारा समान समय के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघट्यों के
विलयनों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। ये बताया कि जब समान वैद्युत धारा समान समय के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। तो ये दिखाया आपको कि ये प्लस, ये माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इस तरह से दो विद्युत अपघट्यों के विलयन दिखाए गए हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान लेते हैं कि जो विद्युत अपघटनी सेल 1 है इसमें जो पदार्थ मुक्त हो रहा है उसका मास W1 है और इस पदार्थ का जो रासायनिक तुल्यांक है वो E1 है। सेल 2 में जो पदार्थ मुक्त हुआ उसका द्रव्यमान W2 है और जो रासायनिक तुल्यांक है उसका E2 है। तो ऐसी कंडीशन में इस नियम से अगर हम बताएं तो कह सकते हैं कि W1 बाई W2 इक्वल्स टू E1 बाई E2। यानी यहाँ हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त द्रव्यमान इलेक्ट्रोडों पर मुक्त द्रव्यमान ये दिखा रहे हैं W1, थोड़ा आगे मेंशन कर दे रहे हैं इसको W1 और इसमें जो गया W2। और पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक ये हम मान रहे हैं ये है, इसमें जो पदार्थ मुक्त हुआ उसका E1 और इसमें जो मुक्त हुआ उसका E2। तो इस नियम से W1 बाई W2 इक्वल्स टू जाएगा E1 अपान E2 के। अब हम यहाँ बता सकते हैं कि चूंकि आगे अगर मेंशन करें इससे कि W इक्वल्स टू ZIT, तो यहाँ ये ध्यान देना होगा कि I सेम है दोनों में और T भी सेम है। तो कह सकते हैं देयरफॉर W1 बाई W2 इक्वल्स टू हो जाएगा Z1IT अपान Z2IT इक्वल्स टू E1 अपान E2।
या कह सकते हैं कि W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। तो ये हम लोग ने फाइंड आउट किया इसमें सेकेंड लॉ के अनुसार। तो हमने आपको बताया कि सेकेंड लॉ क्या है। तो फैराडे का जो सेकेंड लॉ है हम आपको फिर से बता दें कि जब समान वैद्युत धारा समान समय के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। तो मान लिया यहाँ पर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त जो द्रव्यमान है पदार्थों के वो W1 और W2 है। पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक E1 और E2 हैं। तो फैराडे के द्वितीय नियम से W1 अपान W2 इक्वल्स टू E1 अपान E2। और चूंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ से ये W इक्वल्स टू ZIT, ये क्या है, ये जो बताया ये फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ से ये वैल्यू होती है। अब यहाँ इसी को मेंशन कर रहे हैं, यहाँ ये बताना जरूरी कि I और T क्या है, समान है दोनों में। तो I और T समान हो गया, इसलिए क्या होगा W1 अपन W2 इक्वल्स हो गया Z1 IT अपान Z2 IT। तो IT कैंसिल हो गया, बच गया Z1 अपान Z2। I इक्वल्स हो गया ये E1 अपान E2। तो ये हमको जो रिलेशन मिला वो इस तरह का रिलेशन मिला फैराडेज लॉ से। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कौन कौन से हैं। अब थोड़ा बात करेंगे हम कि फैराडे के वैद्युत अपघटन में जो, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या मिलते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सेकेंड लॉ हमने आपको बता दिया क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस बताया, फिर फर्स्ट लॉ और फिर सेकेंड लॉ। अब हमको जानना होगा थोड़ा सा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हम मेंशन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वैद्युत अपघटन के उत्पाद। तो
इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ बातों पर निर्भर करते हैं। वो चीज़ें आपको पहले बताएं कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे उनको डिसाइड करती है। तो आप बताएंगे दीज डिपेंड अपॉन यानी कह सकते हैं कि ये निम्न पर निर्भर करते हैं दिस डिपेंड अपॉन। तो सबसे पहली चीज़ जिन पर डिपेंड करते हैं वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। पहली चीज। दूसरा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। यानी इलेक्ट्रोडों के प्रकार। और तीसरा कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीसीज in solution and their E values या E0 values, electrode potential values। तो ये मतलब तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने मेंशन किया है इसमें। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, दूसरा बताया टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और इनसे जो इस ये कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज मिलती हैं सोल्यूशन में, और उनसे रिलेटेड जो E0 वैल्यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ होती हैं, उन पर डिपेंड करेगी। तो मेन इसमें हम बात करेंगे इसकी, ये जो नेचर है कि इलेक्ट्रोलाइट का हमने सोल्यूशन लिया या इलेक्ट्रोलाइट हमने मोल्टेन स्टेट में लिया, केवल ये दो कंडीशंस में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। यानी कि हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लें या हम इलेक्ट्रोलाइट ले लें मोल्टेन स्टेट में, तो एक ही इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट देता है। तो इसीलिए कहा कि हम किस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स में आपको बताएं कि इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड्स, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, अक्रिय इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, और फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इसमें जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम एक्सेट्रा।
तो इनका फंक्शन जो है सिर्फ क्या है, ओनली ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं कि केवल ये इलेक्ट्रॉन के सोर्स का काम करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव कह लीजिए या रिएक्टिव कह लीजिए, इलेक्ट्रोड्स तो ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में। एक वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, केवल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं या इलेक्ट्रॉन के सोर्स का काम करते हैं। दूसरे वो इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्टिव या एक्टिव होते हैं, ये जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि क्या स्टेज हो रही है। तो हम बताएंगे सिर्फ आपको सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड। तो देखते हैं। सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है और इससे इन प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड। तो दो कंडीशंस हैं। ये ले रहे हैं हम मोल्टेन NaCl, यानी जब सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में है तो ये कह सकते हैं कि आयनन हो जाएगा NaCl का। इससे मिल गया हमको Na+Cl-। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं एट एनोड तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो Cl- Cl में चेंज होगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दो Cl एटम आपस में कंबाइन करते हैं और ये क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होती है। उसी तरह से हम बात करें कैथोड की, एट कैथोड, यानी कैथोड पर क्या हुआ, तो कैथोड पर ये Na+ है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है और सोडियम में बदल जाता है। यानी हमको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक क्लोरीन गैस जो एनोड पर फ्री होगी और सोडियम जो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो बताया कि अगर मोल्टेन NaCl लिया तो हमको ये दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या क्या मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं कि NaCl का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लें तो उस समय क्या होगा। यानी बी मेंशन करने हम जा रहे हैं।
aqueous solution of NaCl, यानी NaCl का जलीय विलयन। तो हम आपको बता रहे हैं कि NaCl का जलीय विलयन लें तो क्या क्या मिलेगा। तो आपको बताएं कि NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम, तो इसमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो 2 नहीं बल्कि 3 मिलते हैं। तो हम आपको भी बता रहे हैं कि NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन से 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखिए, इसमें जो NaCl है वो भी आयोनाइज होता है और जो वाटर है वो भी आयोनाइज होगा। तो थोड़ा सा आउटलाइन बताएं कि Na से ये तो मिल गया Na+Cl- और उसको कहें तो H+ और OH-, ये 2 स्पीसीज। तो Na+ और OH- ये मिल करके NaOH बनाते हैं, कास्टिक सोडा बना लेते हैं। H+ जो होगा वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और Cl- जो होता है वो Cl2 के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। यानी कह सकते हैं इसमें 2 नहीं बल्कि 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हमने आपको बताया इसमें कि NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उस कंडीशन में 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक NaOH मिलता है, एक हाइड्रोजन गैस मिलती है और एक क्लोरीन गैस मिलती है। तो बिल्कुल ब्रीफ में देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए, NaCl एक्वस, ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में। अब कैथोड की बात करें तो इसमें ये रिएक्शन होता है और अगर एनोड की बात करें तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है इसको अगर हम ऐड कर दें, यानी कहें कि ओवरऑल रिएक्शन, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O लिक्विड बन जाएगा Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस प्लस हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस। तो ये दिख रहा है आपको कि रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं कि Na+ OH- मिलकर के NaOH बना लेंगे, कास्टिक सोडा बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर NaCl की होती है एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या होता है। यहाँ प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो गए मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से। तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं और कंडीशन फैक्टर्स कैसे प्रभावित
करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब बाकी सेगमेंट्स जो था हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आप वीडियोज़ हमारे देखते रहिए, कमेंट्स मेंशन करते रहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स।